हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिस तरह से आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट और आपसे कि इन वीडियोस को बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बुक्स पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, कॉन्स्टेंटली डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं, उनकी एडवाइस सुनते हैं कि पेरेंट्स को किस तरह की और नॉलेज चाहिए। तो प्लीज़ अगर हो सके तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से हम जब अपने बच्चे के लिए एक डॉक्टर को चूज़ करते हैं तो हमें ये कैसे पता चले कि वो डॉक्टर एक रियल डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, सही डॉक्टर है, या फिर वो डॉक्टर एक फ्रॉड डॉक्टर है। तो अगेन आई से, जिस भी डॉक्टर को आप चूज कर रहे हैं, क्या वो डॉक्टर आपके बच्चे के लिए सही है? क्या वो डॉक्टर एक एलिजिबल डॉक्टर है? क्या वो डॉक्टर एक क्वालिफाइड डॉक्टर है? तो आज का टॉपिक होने वाला है कि वो ऐसे कौन से 10 साइंस हैं जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि जिस डॉक्टर को आप अपने बच्चे के लिए चूज करने जा रहे हैं वो डॉक्टर सही है या गलत है। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है डियर पेरेंट्स। हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड आई एश्योर यू आपको मिलने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके थ्रू पे आप पता लगा सकते हैं कि हमें जो आप अपने बच्चों के लिए चूज कर रहे हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर सही है या नहीं। नंबर 1 पॉइंट है क्वालिफिकेशन। डियर पेरेंट्स, आप जिस भी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं अपने बच्चे के लिए, एग्जाम्पल है अगर आपके बच्चे को स्पीकिंग से रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी है, जैसे कि बच्चे की क्लैरिटी नहीं है, बच्चा शब्दों का उच्चारण सही से ही नहीं करता है, उसे डिफरेंट साउंड्स में दिक्कत होती है जैसे कि क, ख, ग, घ, इस साउंड्स के साथ और इनके साथ साथ उसे दूसरी साउंड्स में भी दिक्कत हो सकती है जैसे ट, ठ, ड, ढ, स, श, र, ल और दूसरी साउंड्स में भी। तो सबसे पहले हम जब भी किसी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो हमें उसकी जो डिग्री है वो बहुत ही रिक्वेस्ट फॉर्म में जाके पूछनी है, क्योंकि उसकी जो डॉक्टर की डिग्री होती है उस डिग्री से हमें बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई बार पेरेंट्स क्या है कि अगर उनके बच्चे को कोई बोलने या फिर बिहेवियर या मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू लगता है तो वो बहुत बार यूट्यूब को सर्च करना शुरू कर देते हैं। और इस कंडीशन में अगेन आई से, जो यूट्यूब है ये एक रिलायबल सोर्स नहीं है। यूट्यूब एक रिलायबल सोर्स नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है और गलत इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। पेरेंट्स को अपने खुद के माइंड से ही यह पता लगाना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे दी हुई है, यूट्यूब पे दी हुई है, वो सही है या गलत है। कुछ इस प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं या फिर नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपको बड़े ही इम्प्रेसिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं जैसे कि बच्चे को होम ट्रेनिंग कैसे दें, प्रैक्टिकल टिप्स पेरेंट्स के लिए, टंग एक्सरसाइजेस, घर पे बैठकर बच्चे को टंग एक्सरसाइज कराएं और बोलने से संबंधित और बिहेवियर से संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर भगाएं, या फिर घर बैठे कैसे थेरेपी ले। तो अगेन आई से पेरेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो पेरेंट्स के एक इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर को अटैक करके की जाती हैं। इस तरह के जो यूट्यूबर्स होते हैं उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट पे लाना होता है, लेकिन कोई भी करेक्ट इंफॉर्मेशन देना नहीं होता है। तो ये था तीसरा पॉइंट जिसमें पेरेंट्स ध्यान रखें कि ये वो साइंस है जिसके थ्रू आपको पहचानने की कोशिश करना है। कई बार आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो अपने आप को कहते हैं,
लेकिन उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ऐसा यूट्यूब वेरीफाई नहीं करता है। किसी भी प्रकार का यूट्यूब यह ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट नहीं देता है कि यूट्यूब पे जो भी अपना कंटेंट दे रहा है वो ऑथेंटिकेट प्रोफेशनल डॉक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए आप जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। जो भी यूट्यूबर है, अगर आपको वो बार बार कहे कि आपको कंसल्टेशन के लिए 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप उनसे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, तो कृपया इस प्रकार के फ्रॉड स्टेटमेंट्स में ना आए। एक बार मैं दोबारा पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, अगर जो भी यूट्यूबर आपको ये प्रेशराइज करता है, टाइम के अकॉर्डिंग प्रेशराइज करता है, समय से प्रेशराइज करता है कि ये भी हमने नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए अपने ये पोर्टल खोला हुआ है, अगर कोई भी हमें कॉल करेगा तो हम उसको जो कंसल्टेशन है ये वाली कंसल्टेशन के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए ये इसी तरह से उसको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ों में बिल्कुल भी ना आए। जब भी आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो तो हमेशा एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को डायरेक्टली उसके क्लिनिक में या वो किसी हॉस्पिटल में अगर विजिट कर रहा है तो वहाँ पर जाएं, उसे देखें, उसके बाद ही उसे थेरेपी कंटिन्यू करें। बहुत बार आपने ऐसे क्लेम्स भी देखे हैं, इंटरनेट पे देखे हैं, जिसमें वो कई बार एक छोटे बच्चे को लेके बैठते हैं और कहते हैं कि ये देखिए हमने किस प्रकार के में 5 विजिट्स के अंदर इस बच्चे को ठीक किया है। तो अगेन आई से पेरेंट्स अपनी अवेयरनेस लगाइए, अपना माइंड यूज़ कीजिए कि 5 विजिट्स या फिर 3 विजिट्स में कभी कोई बच्चा स्पीच थेरेपी में ठीक नहीं हो सकता है। इसके पीछे कारण है, जो रीजंस है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई भी छोटा बच्चा आता है तो उसे नई जगह पर आने में, रैपोर्ट बिल्डिंग होने में, उस न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में समय लगता है। दूसरी बात, जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होता है या फिर जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं, उनको बच्चे की स्ट्रेंथ को जानने में, बच्चा किस लेवल पे है उसे जानने में, और बच्चे का स्पीच का क्या स्टेटस है, बच्चे का बिहेवियर का क्या स्टेटस है, बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ का क्या स्टेटस है, इन सब चीज़ को जानने में भी टाइम लगता है। इसीलिए पेरेंट्स इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। और इससे मिलती जुलती चीज़ें जो कुछ और है वो भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि कई बार बच्चे को क्लैरिटी का इश्यू होता है, जैसे कि क ख ग घ, क ख ग घ, या फिर ट ठ ड ढ स श और र ल, ये कॉम्बिनेशन में भी इफेक्टेड हो सकते हैं और इंडिविजुअल साउंड भी इफेक्टेड हो सकती है। तो एक जो सिंपल और जो एक प्रोटोकॉल का प्रोसीजर है वो कहता है कि बच्चे को हमें साउंड्स में भी प्रैक्टिस करानी है, वर्ड्स में भी प्रैक्टिस करानी है, वर्ड्स को मिलाकर फ्रेजेस में भी प्रैक्टिस करानी है, बच्चे को हमें सेंटेंसेस में भी प्रैक्टिस करानी है, और बच्चे को ग्रुप थेरेपी में भी प्रैक्टिस करानी है, माइक से भी प्रैक्टिस करानी है, और बच्चे को अपने क्लिनिक से बाहर लेकर जाकर बच्चे की जो रियल स्पीच है उसको भी देखना है। तो इतना जो सारा काम है ये कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट 4 विजिट में, 5 विजिट में बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है जिसके थ्रू पेरेंट्स ये पता लगा सकते हैं कि जो यूट्यूबर है जो अपने किसी छोटे से बच्चे के साथ लेके कहते हैं कि हमने इसको 4 सेशन में ठीक किया है, 5 सेशन में ठीक किया है, तो प्लीज़ बी अवेयर, इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन नहीं है। अपने बच्चे के लिए आप जब भी कोई डॉक्टर चूज करते हैं तो आप ध्यान रखें कि स्पीच थेरेपी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये महीनों का प्रोसेस है। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब किसी स्पीच थेरेपिस्ट को या किसी स्पेशल एजुकेटर को या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में अपने बच्चे में
बच्चे के लिए लेके जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं, तो वो बताते हैं कि आप जितनी ज़्यादा सेशंस लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक कन्फ्यूज़न है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो स्पीच थेरेपी होती है दुनिया के हर कोने में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएस है, कनाडा है, चाहे वर्ल्ड की कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, हर जगह पर जो स्पीच थेरेपी है वो 2 days इन अ वीक एंड 8 days इन अ मंथ ही होती है। Again, I want to repeat, 2 days in a week and 8 days in a month ही होती है, क्योंकि इसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं। सबसे पहला, स्पीच थेरेपी इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो बेहतर है हम इस प्रोसेस के दौरान, समय तो लगना ही है, बेटर है हम किस प्रोसेस में प्रोटोकॉल से जाएं, स्टैंडर्ड तरीके से जाएं और एक सही व्यवस्थित तरीके से ही जाए। दूसरा, जब हम सप्ताह में 2 days डिसाइड करते हैं वीक में, तो इससे पेरेंट्स को भी घर पे प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। अगर आप सप्ताह में 3 days डिसाइड कर रहे हैं या 4 days डिसाइड कर रहे हैं, कई बार तो पेरेंट्स ही आई हैव हर्ड दैट कि कई जगह पर जो फ्रॉड डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आपको 5 दिन आना पड़ेगा। तो जब आप एक स्पीच थेरेपिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को 5 days के लिए बुक करते हैं, वहाँ पर लेके जाते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया है। नाउ यू हैव फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। आपके पास घर में कराने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है। एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट या जो कोई भी अपने आप को क्लेम करता है दूसरी चीज़ों के लिए भी, अगर वहाँ पर आप 30 मिनट्स थेरेपी के लिए जा रहे हैं या फिर 45 मिनट्स जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे की एज है 4 years और आई से 4 up to 6 years है, बच्चे के लिए 30 मिनट्स के लिए बैठना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना, और जो भी उसे स्पीच थेरेपी से रिलेटेड या मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड वर्क कराया जा रहा है, ये टाइम भी सफिशिएंट है, ये टाइम भी इनफ है जिसमें बच्चा अच्छा सा प्रैक्टिस कर सकता है। और जब पेरेंट्स उस रूम में बैठते हैं जहाँ पर थेरेपी होती है, तो पेरेंट्स देख भी सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू कंक्लूड कि 2 days इन अ वीक एंड 8 days इन अ मंथ आर इनफ, उसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स जब किसी के क्लिनिक को अप्रोच करते हैं तो पेरेंट्स वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, बॉल्स रखी हुई हैं, कुछ चाइनीज़ टॉयज़ रखे हुए हैं, कुछ फ्रूट्स के 3D टॉयज़ रखे हुए हैं, टिपिकल प्लास्टिक वाले टॉयज़ रखे हुए हैं, या फिर जो दूसरे टॉयज़ रखे हुए हैं जिनकी क्वालिटी बहुत डाउन होती है। तो अगेन आई से, आप किसी भी थेरेपिस्ट को जब चूज़ करते हैं, आप जब उसके क्लिनिक को अप्रोच करते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि उसके क्लिनिक्स में जो माइंड को डाइवर्ट करते हो, बच्चे की अटेंशन को डाइवर्ट करते हो, वो टॉयज़ ना हो, या वो टॉयज़ का यूज़ एक स्पेसिफाइड कंडीशन में ही होना चाहिए। उन टॉयज़ का यूज़ एक स्पेसिफाइड कंडीशन में ही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये वाले टॉयज़ के लिए, खेलने के लिए, कोई भी पेरेंट्स को उस जगह पर स्पीच थेरेपी के लिए जो भी वो क्लेम करता है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। स्पीच थेरेपी एक बहुत ही प्रिसाइज्ड वर्क है, बहुत साइंटिफिक वर्क है, और ये एक मेडिकल फील्ड का वर्क है। इसके लिए बच्चे को जब प्रैक्टिस कराई जाती है, एग्जाम्पल अगर बच्चा साउंड का उच्चारण सही नहीं कर रहा है, बच्चे को क्लैरिटी में इशू है, तो बहुत सी ऐसी स्पीच थेरेपी मटेरियल होता है जहाँ पर बच्चे को साउंड्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके लिए बहुत ही कॉस्टली मटेरियल होता है। नाइल से ये जो स्पीच थेरेपी मटेरियल होता है, ये बहुत कॉस्टली मटेरियल होता है। आप जब भी स्पीच थेरेपिस्ट को चूज़ करें, आप ये देखें कि उसके पास क्या टॉयज़ हैं बच्चे को प्रैक्टिस कराने के लिए, या फिर उसके पास एक स्पीच थेरेपी मटेरियल है।
क्योंकि स्पीच थेरेपी मटेरियल कॉस्टली है और वो आपको एक सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास ही मिलेगा। और दूसरा, जो सिंपल टॉयज होते हैं वो उन टॉयज में अपने बच्चे को प्लीज़ इंडल्ज मत करें, वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है और आपका टाइम आपके बच्चे की एज, लर्निंग एज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा जिसके थ्रू आप ये जज कर सकते हैं कि जिस भी प्रोफेशनल को आप चूज़ कर रहे हैं वो प्रोफेशनल सही है या नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट स्पीच थेरेपी का कोई कोर्स नहीं होता। अगेन आई से, आइसोलेशन में स्पीच थेरेपी का कोई कोर्स नहीं होता। ये जो डिग्री होती है हियरिंग और स्पीच के कॉम्बिनेशन में ही होती है, जिसका नाम बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी है, जिसे हम कई बार BASLP भी कहते हैं। तो जो ये BASLP डिग्री है, उसके बाद अगर उसमें हम मास्टर करना चाहें तो मास्टर इन हियरिंग एंड मास्टर इन स्पीच भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा हम उसमें रिसर्च में ओरिएंटेड है तो हम PhD भी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं, रिलेटेड लाइक हम रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं। तो आप अगर किसी भी स्पीच पैथोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट हमेशा एक हियरिंग स्पेशलिस्ट भी होता है। एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट एक हियरिंग स्पेशलिस्ट भी होता है। उसके पास ये बच्चे को, जब भी आप बच्चे को लेके जाते हैं और फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन में आप देखेंगे कि वो बच्चे की हियरिंग भी हमेशा चेक करता है। कई बार बच्चे को एक कान में थोड़ा सा लॉस होता है, दूसरे कान में कम लॉस होता है। तो जब भी कोई स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप ये हमेशा ध्यान रखें, आप जिस भी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, क्या उसके पास बच्चे को असेस करने के लिए और असेसमेंट के लिए हियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी है या नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके थ्रू पेरेंट्स ये पता लगा सकते हैं कि जिस भी डॉक्टर को वो चूज़ कर रहे हैं वो एक राइट स्पीच पैथोलॉजिस्ट है या नहीं है। तो इसके लिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और जब भी आप किसी भी प्रोफेशनल को चूज़ करें, जो ये बात मैंने बताई है, आप इन बातों का ध्यान रखें। इसके साथ एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप जहाँ पर भी जाएं उस स्पीच थेरेपिस्ट के का RCI नंबर चेक करें, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यह हमारी एक भारत सरकार की का एक मिनिस्ट्री है जिसके अंदर जितने भी रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट हो, उन सभी लोगों को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आप जिस भी डॉक्टर को चूज़ कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखें उसके पास एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानने की यही कोशिश की है कि वो ऐसे कौन से 10 साइंस हैं जिसके थ्रू पेरेंट्स ये पता लगा सकते हैं अपने बच्चे को किसी भी थेरेपिस्ट के पास इन्वॉल्व करने से पहले कि वो डॉक्टर सही है या नहीं है। एक बार और हमेशा की तरह, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, अगर आपको इससे रिलेटेड आप हमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं या हमें और कुछ दूसरे अपने व्यूज़ देना चाहते हैं, तो कृपया आप हमें कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, आपके फीडबैक का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है और हम आपके फीडबैक को बहुत सीरियसली लेते हैं। वंस अगेन, अगर आप भारत के किसी भी कोने में हैं, अगर आपको सही जानकारी चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेडिकल साइंस पर आधारित हो, तो आप थ्रू आउट इंडिया हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे हमारी डिटेल दी हुई है, आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं
और फ्री में कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू।